नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज 5 अक्टूबर 2017 है और आज हम देख लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन सी खबरें आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहली खबर है मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। कल चौथी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति की घोषणा की गई। मॉनेटरी पॉलिसी का मूल उद्देश्य होता है कि कीमतों को स्थिर रखना यानी कि प्राइस स्टेबलाइजेशन यानी कि महंगाई को काबू में रखना और साथ साथ में ग्रोथ भी लेके आना। मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934। अब हम देख लेते हैं कि कल की मौद्रिक नीति में क्या क्या सामने आया है। पहली बात तो ये सामने आई कि आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज्ड रखा है यानी कि 6% पहले थी और अभी भी 6% ही रखा है। तो हमारे मन में सवाल उठता है कि यार रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है और इसी के हिसाब से रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी डिसाइड होती है। अब देख लेते हैं कि ये दोनों क्या क्या चीज़ें हैं। रिवर्स रेपो रेट जो है वो रेपो रेट का उल्टा है यानी कि जिस रेट पे आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है। रेपो रेट में तो क्या था कि बैंक आरबीआई से लोन लेते थे और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है। ये रेट जो है रिवर्स रेपो रेट वो रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट कम होती है यानी कि अगर रेपो रेट 6% है तो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगी 5.75%। रेपो रेट जो है वो एक शॉर्ट टर्म लोन होता है और बैंकों को इसमें कुछ सिक्योरिटी भी गिरवी रखनी पड़ती है। ठीक है। और ये जो सिक्योरिटी होती है ये जो उन्होंने कोई अपना किसी फर्म की खरीदी हुई बॉन्ड है या कोई भी जो सिक्योरिटी उन्होंने खरीदा हुआ है वो हो सकती है। लेकिन ये वो सिक्योरिटी यूज़ में नहीं ले सकते हैं जो कि एसएलआर में या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उन्होंने खरीदी होती है वो नहीं इसमें यूज़ ले सकते हैं। इसका और आगे हम देखेंगे। अब बात करते हैं एमएसएफ की यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में। इसमें भी बैंक ही आरबीआई से लोन लेते हैं लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए यानी कि एक रात के लिए या एक दिन के लिए, सिर्फ इतना सा एक रात के लिए ज़्यादातर होता है। ठीक है। तो इसमें गिरवी तो रखना पड़ता है लेकिन इसमें बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या एसएलआर का भी यूज़ कर सकता है। हमने देखा ना अभी कि रेपो रेट में एसएलआर का यूज़ में नहीं ले सकता लेकिन मार्जिनल फैसिलिटी में वो एसएलआर का यूज़ भी ले सकता है गिरवी रखने के लिए। ये फैसिलिटी जो है वो सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को ही मिलती है और इसकी रेट भी है वो रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा होती है। यानी कि जैसे रेपो रेट अगर हमने हमारी 6% है तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होगी 6.25%। तो अभी आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो को तो 4% ही रखा है और स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो यानी कि एसएलआर को 50 बेसिस पॉइंट को घटा के 19.5 कर दिया है। तो अब देख लेते हैं कि ये दोनों क्या क्या चीज़ होती है। बैंक में काम कैसे होता है देखो। जैसे कुछ लोग पैसा जमा कराते हैं और बैंक उनको 4% ब्याज दे देता है। ठीक है। और अब बैंक के पास ये ब्याज देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो बैंक क्या करता है कि दूसरे लोगों को वही पैसा जो पहले वाले ने दिया था उसको निकाल के लोन में दे देता है और उस पे 12 से 14% उससे ब्याज ले लेता है। पर अगर बैंक सारा का सारा पैसा अगर इधर से लिया और उधर दे दे तो फिर समस्या हो जाएगी। देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे 100 रुपये आपने बैंक में जमा करवाए और 4% की ब्याज मिलता है आपको उस पर। तो एक साल बाद बैंक आपको 104 रुपये दे देगा। ठीक है। अब बैंक इसी 100 रुपये को लोन के लिए किसी दूसरे आदमी को दे देता है, जैसे मेरे को दे देता है वो 14% पे। तो मैं एक साल बाद उसको 114 रुपये दे दूंगा। लेकिन अगर पहले वाले को यानी कि अगर आपको एक साल तक पैसे की जरूरत ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। जब क्योंकि जब मैं 114 रुपये दूंगा उनमें से बैंक आपको आपकी 104 रुपये दे देगा और बीच के 10 रुपये उसका कमीशन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप 2 महीने बाद ही बीच में आके कहते हो कि लो मेरे 100 रुपये मैंने जमा कराए थे उसमें से 10 रुपये मेरे को निकालने हैं। तो बैंक पैसे कहाँ से लाएगा क्योंकि आपके पैसे तो उसने मेरे को दे दिए। तो इसी को कहते हैं बैंक रन। यानी कि जब कस्टमर जो है वो बैंक में पैसे मांगने के लिए आ जाए और बैंक के पास पैसे ही नहीं बचे। तो इसीलिए बैंकों को कुछ पैसा अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है। वो सारा का सारा लोन में नहीं चला सकता कि इधर से लिया और उधर सारा का सारा लोन में चला दिया, उसको कुछ रिजर्व में रखना पड़ता है। और आरबीआई ने इसी के लिए कैश रिजर्व रेशो की वो बात कही है। आरबीआई क्या करता है कि सभी बैंकों के लिए जरूरी कर दिया उसने कि उसको कैश रिजर्व रेशो के रूप में 4% पैसा आरबीआई में जमा कराना है ताकि अगर कभी भी बैंक रन जैसी कोई भी समस्या हो
तो वो उस पैसे का उस टाइम यूज़ में ले सके। और इसी के जैसा एक और दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है एसएलआर यानी कि स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो। इसमें क्या होता है कि बैंक को जो है कुछ परसेंटेज, जैसे अभी हमने देखा ना 19.5%, वो 19.5% पैसा जो है वो उनको कैश में या फिर गोल्ड की फॉर्म में या फिर आरबीआई या जो भी ब्लू चिप कंपनी है उनकी सिक्योरिटीज में खरीद के रखनी पड़ती है उसको, और खुद के पास ही रखनी पड़ती है ऐसी चीज में जहाँ पे उनको जल्दी से बेच के वापस उसको पैसे में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गई 19.5%। तो अब आप देख लो कि 19.5% तो हो गया एसएलआर और 4% सीआरआर। यानी कि हमने जो, जैसे आपने 100 रुपये जमा कराए थे, तो उसका 23.5% तो बैंक लोन में घुमा ही नहीं सकता। मतलब अगर आपने 100 रुपये जमा कराए हैं तो 23.5 रुपये, तो जैसे 4 रुपये तो उसको आरबीआई में जमा कराने पड़ेंगे और 19.5 रुपये की उसको खुद के पास में सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। और उसके बाद जो भी बचता है उसको फिर बैंक लोन में जमा घुमा सकता है। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि सीआरआर जो है यानी कि कैश रिजर्व रेशो, वो तो आरबीआई में जमा कराना पड़ता है, लेकिन एसएलआर जो है वो बैंक अपने पास ही रखता है और सीआरआर पे कोई ब्याज नहीं मिलता है आरबीआई की तरफ से, और जबकि एसएलआर में है वो हमको कुछ इंटरेस्ट मिल सकता है उसके ऊपर। खैर, बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया हमने, अब आते हैं वापस न्यूज़ पे। हाँ, तो मॉनेटरी पॉलिसी में अभी जो है वो रेपो रेट में तो कोई बदलाव नहीं किया है, क्योंकि आरबीआई का मानना है कि अभी हमारे देश में जो रियल जीवीए है यानी कि ग्रोस वैल्यू एडिशन, उस इसका मतलब क्या होता है कि कितनी वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं प्रोडक्शन में, है ना। जैसे जीडीपी होता है कि हम कितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वैसे होता है ग्रोस वैल्यू एडिशन, हम कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। इसमें से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह जो है, जो हमने इनपुट मटेरियल डाला उसको माइनस कर देते हैं, और जो मेन जो हमने वैल्यू डाली है, जो हमने सर्विस दी है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग किया है, सिर्फ उसी को गिनते हैं। तो वो जो प्रोडक्शन जो है उस वो जो है वो 6.7% रहेगा, ये आरबीआई ने अभी फोरकास्ट किया है, जबकि पहले पिछले साल जो था वो ये 7.3% था। यानी कि प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है। और अमेरिका में भी हरिकेन आ गया था, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो इन सब के कारण अभी जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है, और आरबीआई का मानना है कि अभी 4.2% से 4.6% के बीच में इन्फ्लेशन रहेगी। तो इसीलिए इन्फ्लेशन और ना बढ़े, इसी के लिए उन्होंने रेपो रेट को अभी कम नहीं किया है, जितनी है उतनी की उतनी रखा है। तो अब ये हम देख लेते हैं कि रेपो रेट कम करने से इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ता है। मान लो कि अगर आरबीआई रेपो रेट कम कर देती, तो रेपो रेट क्या होती है कि आरबीआई से जो लोन लेते हैं बैंकों को, उस पर उनको कितना ब्याज देना पड़ता है। तो अब जब वो रेट कम हो गई तो आरबीआई से लोन लेना सस्ता हो जाएगा अपना बैंक का। और बैंक अगर आरबीआई से सस्ता लोन लेंगे, तो वो जो अपनी जो लोन जो जनता को देते हैं वो भी उसकी रेट भी कम कर देंगे, क्योंकि उनको सस्ते में अगर पैसा मिल रहा है तो वो आगे भी सस्ते में घुमा देंगे ताकि लोगों के पास ज़्यादा लोन जाए और वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। तो अगर जनता को सस्ता लोन मिलेगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, तो जनता के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, और अगर उनके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो वो हर चीज़ के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे, यानी कि महंगाई बढ़ने लगेगी और इसी से इन्फ्लेशन आ जाएगा। इसीलिए आरबीआई ने अभी क्या किया है, रेपो रेट को कम नहीं किया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी अभी हमने देखी, इसका निर्धारण कौन करता है, एक 6 मेंबर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, वो इसको निर्धारित करती है कि रेपो रेट कब कम करनी है, कब ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो इसको क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इसमें 3 मेंबर तो होते हैं, वो आरबीआई के होते हैं। पहला होता है गवर्नर, दूसरा होता है डिप्टी गवर्नर, और तीसरा कोई भी आरबीआई का ऑफिसर जिसको आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करे। और जो अदर 3 मेंबर्स जो होते हैं उनको केंद्र सरकार 4 सालों के लिए अपॉइंट करती है। इस कमेटी का मेन काम है कि पॉलिसी इंटरेस्ट रेट यानी कि जो अभी हमने देखा था रेपो रेट, उसको निर्धारण करे कि कितनी होनी चाहिए, ताकि इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो उसकी रेंज में रहे। अब इन्फ्लेशन टारगेट क्या है, अभी जो इन्फ्लेशन टारगेट चल रहा है वो है हमारा 4 ± 2%, यानी कि 2% से लेके 6% के बीच में ही अपनी महंगाई होनी चाहिए, या इन्फ्लेशन जो है वो 2% से 6% के बीच में ही रहना चाहिए। और ये टारगेट डिसाइड कौन करता है, तो ये डिसाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी आरबीआई से एडवाइस लेके 5 सालों के लिए। तो अभी का जो टारगेट है वो मार्च 2021 तक के लिए चलेगा, और ये यहाँ इसमें जो इन्फ्लेशन अपन गिनते हैं वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड के साथ नापते हैं। ठीक है,
इस कमेटी को जो है वो साल में कम से कम 4 बार मीटिंग करनी होती है, और हर मीटिंग में कम से कम 4 मेंबर होना चाहिए, मतलब 4 मेंबर का कोरम होगा तो ही कोई भी मीटिंग होगी, और सारे डिसीजन जो है वो मेजोरिटी से होंगे। लेकिन अगर कभी टाई हो जाता है, क्योंकि 6 जने तीन तीन हाँ में बोल दे, तीन ना में बोल दे, तो गवर्नर जो है उसके पास कास्टिंग वोट होता है, यानी कि वो एक एक्स्ट्रा वोट डाल सकता है जब अगर टाई हो जाता है तो। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हर 6 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट निकालती है, जिसमें वो बताती है कि इन्फ्लेशन का क्या सोर्स रहा है, क्या किस कारण से इन्फ्लेशन हुआ है, और आगे आने वाले 5-10 महीनों में क्या इन्फ्लेशन रहेगा उसकी फोरकास्टिंग भी ये करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है टर्टल सेंचुरी के बारे में। कहाँ बनाई जा रही है? गंगा नदी में, इलाहाबाद यूपी में, जहाँ ये त्रिवेणी संगम होता है गंगा यमुना और सरस्वती का, वहाँ पे। क्यों? ताकि बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण किया जा सके, गंगा नदी का महत्व का पता चले, और लोगों में पर्यावरण के साथ रहने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनका रोल है, वो उनको समझ में आए। इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है कि एक तो रिवर बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होगा, और दूसरा है टर्टल रियरिंग सेंटर बनाना, जहाँ पे हर साल कछुओं की रियरिंग कराई जाएगी, यानी कि वो वहाँ पे अपने बच्चे पैदा करेंगे। ये जो प्रोग्राम है वो नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, और 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है दीनदयाल पोर्ट के बारे में। ये हमने 29 तारीख को भी डिस्कस कर लिया है वैसे तो, पर एक बार फिर से देख लेते हैं 10-15 सेकंड में फटाफट से। तो कि गुजरात की जो गल्फ ऑफ कच्छ है उसमें कांडला पोर्ट नाम का नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया है, और किसने किया? ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने। क्यों? उनको ये नाम बदलने की जो शक्ति है वो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 से मिलती है, और इसकी लोकेशन आप मैप में देख लेना, ये देखो, ये यहाँ पे। नेक्स्ट है 2017 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। ये इस बार मिला है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को बनाने के लिए। ये 3 साइंटिस्ट को मिला है, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीनों हैं, ये और ये। क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि बायोमोलिक्यूल्स की 3D इमेज बनाई जा सकती है, यानी कि बायोमोलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन हो गया या कुछ भी हो गया, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की बीम फायर की जाती है, और उसको एक लेंस से पास करवा के फिल्म पे इमेज ली जाती है। जैसे ये देखो, ये यहाँ से बीम पास कराई इलेक्ट्रॉन की इस फिल्म से, और यहाँ पे बीच में लेंस है, और यहाँ पे इसकी इमेज ले रहे हैं। ठीक है। इससे जीका वायरस के सरफेस की, अल्जाइमर रोग के प्रोटीन की, अभी इन सब की भी एक 3D इमेजिंग की जा चुकी है, अभी साल भर पहले की ये न्यूज़ आई थी। तो ये पहले काम में ली जाने वाली जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी थी और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक जो थी, उन सबसे भी बेहतर परिणाम देती है, इसलिए इसको अभी नोबेल पुरस्कार मिला है बायो केमिकल के अंदर। नेक्स्ट है डॉक्टर राजीव कुमार हाई लेवल कमेटी के बारे में। डॉक्टर राजीव कुमार जो है वो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है, और इनकी अध्यक्षता में एक अभी कमेटी का गठन किया गया है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के प्रॉपर मैनेजमेंट का काम करेगी। इस साल अगस्त में हमारे पीएम मोदी जी गुवाहाटी गए थे, वहाँ पे बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने के लिए, तब उन्होंने ये कमेटी बनाने के लिए कहा था, और इसलिए ये अभी कमेटी बनाई है। ये कमेटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन उसके साथ कोऑर्डिनेट करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, फ्लड डैमेज, इरोजन, इको टूरिज्म, इन सबको नियंत्रित करेगी, इन सबको बढ़ावा देगी, और 2018 तक एक एक्शन प्लान तैयार करेगी और उसको सरकार को सौंपेगी। ठीक है, कोई ज़्यादा खाली इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखना डॉक्टर राजीव कुमार कमेटी जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए बनेगी है। नेक्स्ट है पर्यटन पर्व के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कहा है कि वो आज से यानी कि 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक पर्यटन पर्व मनाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा टूरिज्म को बढ़ावा देना, भारत की सांस्कृतिक विविधता को शो करना, और इसके 3 कंपोनेंट है। पहला है देखो अपना देश, दूसरा है टूरिज्म फॉर ऑल, और तीसरा है टूरिज्म एंड गवर्नेंस। नेक्स्ट न्यूज़ है सिबिर के बारे में। ये जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर शिप है, और इसको रशिया ने बनाया है। ये न्यूक्लियर पावर से चलता है। रशिया केवल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर है, और ये वेस्ट आर्कटिक महासागर जो है वहाँ पे साल भर जो है वो परिवहन को इंश्योर करेगा। आगे है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है?
डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को डब्ल्यूएचओ का डिप्टी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है और वो इस पद पे पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। तो देख लेते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में। डब्ल्यूएचओ जो है वो एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को आपको पता होगा वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ये हर साल डब्ल्यूएचओ जो है वो हर साल वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। और डब्ल्यूएचओ है वो यूएन के डेवलपमेंट ग्रुप का भी एक पार्ट है, यानी कि यूएनडीजी का पार्ट है। और इसमें यूएन के मेंबर तो होते ही हैं, साथ साथ में नॉन यूएन मेंबर भी इसके सदस्य बन सकते हैं। और यहाँ ये याद रखना, लिechtenstein जो है वो एकमात्र ऐसा देश है जो यूएन का मेंबर तो है पर डब्ल्यूएचओ का मेंबर नहीं है। ठीक है। और ये देखो, ये डब्ल्यूएचओ का लोगो है, जो कि उनके ग्रीक माइथोलॉजी एक देवता है जो चिकित्सा के हैं, उनके हाथ में ये रहता था, इसीलिए डब्ल्यूएचओ के लोगो में भी ये आता है। नेक्स्ट न्यूज़ है चुनाव आयोग के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है कि अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने कहा था कि सितंबर 2018 में अगर लोकसभा और विधानसभा की अगर एक साथ चुनाव कराना हो, यानी कि जनरल इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन अगर एक साथ कराना है, तो इलेक्शन कमीशन उसके लिए तैयार है। तो हम देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। पहला तो ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 324 में इसका वर्णन किया गया है। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एमपी और एमएलए, इन चारों का चुनाव कराने के लिए एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। ठीक है। लोकल इलेक्शन जो होते हैं ना, यानी कि पंचायत के, नगर पालिका के, वो चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये याद रखना। इसमें क्या होता है, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं नॉर्मल। तो जब ये बनाया गया था, यानी कि 1950 में, तब केवल एक ही मेंबर था, वो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पर 1993 के बाद से इसको 3 मेंबर बॉडी में बना दिया है और एक इलेक्शन कमीशन के साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर भी बना दिए गए। ये तीनों जो है वो तीनों का पद जो है वो बराबर है, तीनों के पास सेम पावर है। और अगर सारे डिसीजन जो है वो मेजोरिटी से लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोल दिया जो वो फाइनल है। तीनों में से 2 जने जब राजी होंगे तो ही वो डिसीजन लिया जाएगा। इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और हटाने के लिए इनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस करनी पड़ेगी, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए करते हैं। यानी कि इनको सिर्फ संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है, अगर राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं हटा सकता। इनका टेन्योर यानी कि कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति डिसाइड करता है, जो कि अभी कितना है, 6 साल या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो जाए वो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कार्यकाल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि 6 साल होगा या 65 साल होगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सिर्फ प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया है, वही चला हुआ आ रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। और ये जो है अपना जो इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, इनका टेन्योर पूरा होने के बाद ये दूसरी जॉब भी कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही। तो इलेक्शन कमीशन और ये देख लेते हैं क्या क्या काम करता है। तो एक तो है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री का तय करता है, ये वोटर्स को रजिस्टर करता है। चुनाव चिन्ह यानी कि जो पार्टी का सिंबल है, अगर उसमें कोई विवाद हो जाए तो निपटारा करता है। जैसे अभी यूपी में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो एक विवाद हुआ था चुनाव चिन्ह को लेके, तो वो इलेक्शन कमीशन ने सॉल्व किया। दूसरा है कि ये विभिन्न पार्टियों को स्टेटस देता है कि कौन सी नेशनल पार्टी है, कौन सी स्टेट पार्टी है। वो एमपी और एमएलए के अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो और उससे रिलेटेड केस में अगर राष्ट्रपति उनसे कोई सलाह मांगे तो वो दे सकता है। ठीक है। चुनाव की डेट की घोषणा ये करता है। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता को लागू करवाता है। अगर बूथ कैप्चरिंग हो जाए तो चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वो चुनाव को रद्द भी कर सकता है। इसलिए पूरे देश में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग की है। आगे क्या है, आगे कुछ भी नहीं है। तो बस आज की न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।